फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नीलम गुप्ता। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। नीलम की कहानी, नीलम की जुबानी पे प्लीज़ बने रहिए और माता रानी करे आप लोग हमेशा कुशल मंगल से रहिए, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। तो जो लोग मेरे चैनल पर नहीं जुड़े तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा वीडियो जब भी जाए तो आप लोग उसका पूरी तरीके से उठा सकें। और आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आता है, इसीलिए आप लोग इतने दूर दूर से मेरा वीडियो पर जुड़े हैं। कोई फिरोजाबाद से देखता है, कोई किसी जगह से देखता है। तो सच में बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं और मेरी बातों को समझ रहे हैं। और बहुत से लोग मेरे दुख में शामिल भी होते हैं। तो सच बता रहे, मुझे बहुत ही आप लोगों से हिम्मत और ताकत मिलती है, लड़ने की शक्ति मिलती है। दरअसल फ़िलहाल आज मैं अपने घर पर ही हूँ। आ गई हूँ, कल रात में आ गई थी। और अभी मेरी बिटिया रानी है, वो कोचिंग पढ़ रही है, तो मैंने सोचा कि जाके थोड़ा सा पीछे का माहौल देख लें। तो देखे हैं पीछे खेत में धान लग गया है। आप देख सकते हैं धान पूरा लगा हुआ है, रोपनी हो गई है। हम बाद में ही आए हैं। तो उस दिन पेड़ भी लाए थे, तो देखिए ये पेड़ मेरा सूख गया है, शायद पानी आनी नहीं मिला। और बाकी ये पेड़ सब बढ़िया से चल रहे हैं। और बाकी बहुत से पौधे लगाए हुए हैं जिसके बीज जमाए हुए हैं, वो धीरे धीरे मतलब फूटेंगे और तभी बड़े हो पाएंगे। और जब होंगे तो मैं पता है इस प्लाट को पूरा बाग की तरह बनाना चाहते हैं कि पर्यावरण में हमेशा आगे रहना चाहिए इंसान को। और सबसे ही मैं कहती हूँ कि इंसान एक रोटी ना खाए पर एक पौधा ज़रूर लगाए क्योंकि पौधा है तो जीवन है। क्योंकि बहुत आजकल देख रहे हैं पर्यावरण हमारे यहाँ बहुत कम होता जा रहा है दिन पे दिन। और इसी वजह से देखिए कितनी सुनामी, कहीं कुछ सुनने को मिलता है। ये क्योंकि हमारी धरती पे जो भी चाहे जीव हो, चाहे जीव जंतु, जो भी इंसान हो या जानवर हो, जो भी होते हैं ना, पेड़ पौधे, हर इंसान में जान होती है, चाहे वो पौधे हों या कुछ भी हो। तो हम बस यही चाहते हैं कि फालतू में पौधों को ना काटा जाए और हो सके तो एक पेड़ ज़रूर लगाया जाए। हम कहते रोज़ ना लगाएं, लेकिन एक साल में एक पौधा ज़रूर लगाएं। यही मैं भगवान से और आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ। और आप लोग स्वस्थ मस्त रहें, यही हम दिल से चाहते हैं। तो आगे वीडियो बढ़ाने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि जैसे हमने वीडियो में बताया था कि निर्भया के बारे में, कि कुछ लोग मतलब पूछते थे कि नीलम जी, निर्भया का इनकाउंटर जो हुआ था कैसे हुआ था और क्या सच में निर्भया कैसे मार दिए गए थे। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों के मानसिकता में आती होगी। क्योंकि देखिए होता क्या है, यूट्यूब पर जो भी दिखाते हैं, किसी के बारे में दिखाते हैं, पूरी सच्चाई की बातें नहीं दिखाते। आप एक बात याद रखिए। और रियल में होता क्या है कि जब बदमाश कितने भी बड़े हों या डाकू हो, कुछ भी हो, जब तक उनके खुद के लोग दगा नहीं देते तब तक कोई उनका बाल बांका नहीं बिगाड़ सकता है। आजकल देखते हैं कि जितने अच्छे लोग हैं उससे ज़्यादा बुरे लोग हैं दुनिया में। तो यही विडंबना है हमारे समाज की। मदद तो कोई करने नहीं आएगा, और जब टांग खींचने की बारी आएगी तो सबसे पहले अपने ही आ जाएंगे टांग खींचने के लिए, है ना। तो जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था निर्भया के बारे में, तो वो आधी बात है, तो आज हम पूरी कर देते हैं उस बात को। तो जैसे निर्भया को पार्टी दी गई थी और उनके साथ के जो लड़के थे उनको अलग से दारू वारू दे दी गई थी और उनको बाहर छोड़ दिया गया था। वो लोग अपने बाहर रह रहे थे, राइफ़ल लेके वगैरह वगैरह। तो वो भी नशे में थे, तो उनको भी क्या पता होगा ये सब चीज़ों के बारे में कि अंदर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। जब निर्भया को दारू में जहर दे दिया गया तो वो जहर ने 1 घंटा के बाद अपना असर दिखाना शुरू किया था। तो जब निर्भया को असर दिखाना शुरू किया तो सबसे पहले निर्भया की आंखों की रोशनी चली गई थी। मैंने ये बात सुनी थी, जो लड़का उस समय मौजूद था निर्भया के जब ये कांड हुआ था, वो भी उस गांव में गया हुआ था जब पार्टी हो रही थी निर्भया की, और प्रधान लाला जी की और कल्लू मेहतर जो थे वो उनकी सबकी पार्टी हो रही थी। तो हुआ यही था वहाँ पर, जब निर्भया की आँख की रोशनी चली गई तो निर्भया ने कहा कि सालो तुमने मुझे क्या पिला दिया है ये बताइए। तो कह रहे अरे भाई ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। करते करते उनकी जो राइफ़ल थी वो भी छीन ली थी निर्भया की। पीछे से वार किया गया था। वो वार किसने किया मुझे ये कंफर्म पता नहीं है कि लाला ने किया था या कल्लू मेहतर ने किया था, किसने किया था ये नहीं मुझे मालूम है। तो वो वार कुल्हाड़ी जो होती है, कुल्हाड़ी का वार था। एक बार गर्दन में की थी, एक बार सर पे था और एक शायद पीठ पर था।
ये हम आपको सच्चाई वाली बात बता रहे हैं, रियल में यही हुआ था। और जिस समय फिर भी निर्भय ने दोनों आदमियों को, क्योंकि पहलवानी किया था, इतनी जल्दी हार मानने वाला व्यक्ति था नहीं वो। अपने जीवन से आँख की रोशनी चली गई जहर की वजह से, लेकिन उसने हौसले नहीं छोड़े थे। उसके बाद भी लाला प्रधान का और कल्लू मेहतर का दोनों का गला पकड़ लिया कस के। उसके बाद कल्लू मेहतर के साथ दांत भी तोड़ दिए थे उन्होंने एक घूंसा मारकर, ऐसा हुआ था। उसके बाद हुआ क्या था कि हाँ, फिर निर्भय को मारने के बाद जब निर्भय की बिल्कुल बॉडी से प्राण निकल चुके, उसके बाद दोनों लोगों ने उनको घर से घसीट कर, जब उस मतलब घसीट के बगल ही में बीहड़ था, उस बीहड़ का नाम क्या था देखो, नाम याद नहीं है, किस जगह पे डाला था। हाँ, पास ही में बीहड़ था, लेकिन ये मालूम था वो घसीट कर वहाँ मतलब बीहड़ के साइड में डाल दिया और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया। उस समय थे वहाँ के एसपी दिलजीत सिंह चौधरी, एसपी साहब थे इटावा में उस समय तैनात थे। और उसके बाद हाँ, प्रशासन भी मतलब निर्भय के पीछे उस समय पड़े थे, क्योंकि निर्भय ने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए थे, आपको भी पता है, वीडियो में आप देख सकते हैं। जब बीहड़ में थे तब निर्भय ने कह दिया था कि हमारे मुलायम सिंह बहुत ख़ास हैं, शिवपाल सिंह बहुत ख़ास हैं। तो तब से प्रशासन भी और शासन दोनों उनसे खुंडस निकाल रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उस समय बहुत ही गुंडा राज तो चलता ही। आजकल देखिए होता क्या है, नेता ही गुंडा बनवाते हैं और जब काम निकल जाता तो वही सफाया भी करवा देते हैं। ये बात हमेशा की बात याद रखिएगा। ये लोग अपने मकसद के लिए इंसानों को पैदा करते हैं। कुछ लोग तो मतलब खुले डाकू होते हैं और कुछ लोग सफ़ेद पोस्ट में डाकू होते हैं। लेकिन सफ़ेद पोस्ट वालों को लोग इज्जत देते, सम्मान देते, मान देते हैं, और जो खुले होते हैं उनसे लोग घृणा करते हैं। लेकिन जो खुले होते हैं वो सिर्फ एक मोहरा होते हैं, उनके एक मोहरा होते हैं। वो ही निर्भय थे। अब निर्भय का होगा क्या, इनकाउंटर करने के बाद पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, तुरंत पुलिस आ गई। जो बॉडी थी तो बॉडी पे मरे मराए पर पुलिस ने गोलियां बरसाना शुरू कर दिया और अफवाह चौगिती काट दिया कि निर्भय का इनकाउंटर कर दिया गया है फलानी जगह पर। जब कहा गया कि निर्भय का इनकाउंटर कर दिया गया, तो जो निर्भय के साथ के लड़के थे वो डर के मारे। जब निर्भय का मर्डर हो गया उसके बाद निर्भय के जो लड़के सब भाग गए अपनी अपनी जान बचा के। कोई कहीं भाग गया, कोई कहीं भाग गया, कोई कहीं भाग गया। जिसको जो असले मिले, जो सामान जिसके पास जो था, वो सब ले लेकर फरार हो गए अपने अपने। तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया में विश्वास बहुत ही बड़ी चीज़ है। और थोड़ा सा बैठ लेते हैं, क्योंकि अब शरीर काम नहीं देता है समय के साथ साथ। और ऑपरेशन दो हो गए, तब से शरीर एकदम बिल्कुल भी साथ मेरा नहीं देता। मैं भी अब अस्वस्थ रहती हूँ, हमेशा परेशान कुछ न कुछ लेकर रहती हूँ। और देख रहे थोड़ा टहल दिए तो मुझे कितनी तेज हाँफ भी आ रही है। और बस भगवान से यही कहते हैं, चेहरा ऐसे ही चमकता रहे, हंसते रहें और आप लोगों से ऐसे ही जुड़े रहें। उसके बाद आपको पता है, जब ये बात सोशल मीडिया में पता चला तो सारे पत्रकार पहुंच गए और बाकी सब लोग पहुंच गए। तो पत्रकार भी बाद में गए थे, क्योंकि ये इन्फॉर्म सबसे पहले पुलिस प्रशासन को मिली थी कि निर्भय का इनकाउंटर किया है। और निर्भय, ये अच्छी तरह पुलिस वाले जानते थे कि निर्भय को तो पहले ही मार दिया गया था। और भाई उसमें देखिए होता क्या है ना, निर्भय के ऊपर 2.5 लाख का इनाम वैसे भी सरकार की तरफ से था, जिंदा या मुर्दा। तो आप समझ सकते हैं कि उनके विरोध, उनको मारने से लोगों की सोचेंगे भला ही हुआ होगा, और उस पर कोई कार्रवाई करने वाला तो कोई था नहीं। फिर उसके बाद जब मिट्टी को थाने लाया गया, जब मिट्टी को थाने लाई गई है कि इनकाउंटर हुआ, ये बात हम लोगों को भी सुबह ही पता चला। जब जेल में थे तो सुबह सुबह अखबार आता है, तो हर जेल में न्यूज़पेपर ज़रूर जाता है पढ़ने के लिए। तो जब पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर जाता था तो उसमें निर्भय सिंह के बारे में पता चला। तो मैं पढ़ी तो मैं तो शॉर्ट रह गई। मैंने कि ये कैसे हो सकता है, निर्भय का इनकाउंटर पुलिस के माध्यम से हो गया, ये कोई बात हजम नहीं हुई है। फिर वहाँ पर मतलब ये कहा गया कि निर्भय का तत्कालीन अंतिम संस्कार कर दिया जाए, ताकि जो गोपनीय बातें हैं वो पता न चले। लेकिन कहीं ना कहीं सीमा जी को ये बातें पता चल गई थी, और इसीलिए हम सच बता रहे हैं, इसीलिए सीमा जी ने
गुजारिश की थी कि निर्भया का दोबारा से पोस्टमार्टम की जाए, लेकिन उनकी बात को संज्ञान नहीं लिया गया, उनकी बातों को उल्लंघन कर दिया गया। क्योंकि अगर सब जानते थे कि अगर दोबारा से सीमा के कहने से अगर निर्भया का पोस्टमार्टम होता तो ये बात क्लियर खुल जाती कि निर्भया का मर्डर जो हुआ है और निर्भया को जो मारा गया है वो पुलिस के माध्यम से नहीं, वो जनता के माध्यम से मारे गए थे, साजिश के तौर पे मारे गए थे। ये सीमा बहुत अच्छी तरह जानती थी, इसीलिए सीमा जी कह रही थी कि निर्भया का दोबारा से पोस्टमार्टम किया जाए और मिट्टी मेरे हवाले की जाए। तो जब ये वाक़या सामने आ रही थी तो उसके बाद पुलिस वाले कुछ मतलब जेल पर आई और मुझसे पूछा गया है कि निर्भया की मिट्टी को लेकर ऐसी ऐसी बात हो रही है तो तुम क्या चाहती, क्योंकि इस समय लाइफ में तुम पत्नी उनकी हो, लेकिन सीमा जी दावा कर रही। तो मैंने कहा कि देखिए हम पत्नी हैं, लेकिन आप लोगों ने ज़बरदस्ती बना दिया पत्नी है, लेकिन सीमा जी तो रियल में पत्नी थी उनकी। सीमा के साथ उनकी विधि विधान से शादी हुई है और सीमा का पूरा कर्तव्य है कि वो निर्भया जी का अंतिम संस्कार अच्छी तरीक़ा से करें। मैंने ये बात कही हाँ। तो उसके बाद उन लोगों ने कहने लगे कि अरे वो ऐसे कैसे पोस्टमार्टम में सीमा को मिट्टी दे सकते हैं, आपके कहने से भी नहीं दिया जाएगा। तो हमने कहा आपको नहीं कहना तो फिर हमसे पूछ क्यों रहे हैं भाई, हम तो जा नहीं सकते जेल से निकल के, हम अंतिम संस्कार कर नहीं सकते उनका जाके। तो जो उनकी पत्नी बेशक पूर्व पत्नी थी, लेकिन थी तो पत्नी समाज के बीच में, तो उनका कर्तव्य बनता है कि निर्भया के पोस्टमार्टम के बाद अगर वे पोस्टमार्टम के लिए कह रही तो करना चाहिए पोस्टमार्टम। लेकिन सीमा जी की बात को नहीं सुना गया, ना माना गया और ना दोबारा से पोस्टमार्टम हुई। उसके बाद बवाल ना बढ़े, इसीलिए निर्भया की रात में मिट्टी को जला दिया गया जमुना के किनारे, ताकि दोबारा पोस्टमार्टम ना हो सके। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं हमारे समाज में, जब इंसान अपने ऊपर बारी आ जाती है तो सबूत गवाह सब मिटाने के लिए लोग रात दिन एक कर देते हैं। ऐसे निर्भया जी का इनकाउंटर किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे शासन प्रशासन में कितना बोलबाला है। और उस समय आप ये तो जान ही सकते हैं कि उस समय सरकार भाई यादव लोगों की थी, तो ज़ाहिर सी बात है उन्हीं लोगों की चलेगी और हम जैसे लोग टुच्च मानस की नहीं चलने वाली है, क्योंकि हम भाई बनिया जात से बिलोंग करते हैं। सीमा ठाकुर थी, ठीक है, निर्भया गुज्जर थे। और उस समय दावा सरकार किसकी थी आप भी अच्छी तरीक़ा जान सकते हैं। 2004 में सरकार किसकी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ थे क्या बोलते हैं मुलायम सिंह जी। और मुलायम सिंह जी के ऊपर निर्भया ने आरोप भी लगाए थे बहुत से। तो होता समाज में यही है कि जब कुछ चीज़ें खुलने वाली होती हैं तो वहाँ के सबूत गवाह सब मिटा दिए जाते हैं। तो आगे वीडियो में पढ़े रहिए। हम देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम समाज में नहीं कह पाए हैं पहले, लेकिन आज हम कह देते हैं। हमें डर किसी चीज़ का नहीं, क्योंकि मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, किसी की भलाई नहीं कर रही हूँ। लेकिन जो चीज़ मेरे ऊपर बीती है, मेरे साथ हुआ है, उस चीज़ को मैं कहने में हिचकिचाती नहीं हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है नीलम गुप्ता का, तो नीलम की कहानी नीलम की ज़ुबानी पे आप लोग प्लीज़ बने रहिए और अच्छे से अच्छे आप लोग कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी आप लोगों की कमेंट से हौसला मिले और ताकत मिले, ताकि समाज में लड़ने के लिए हम हमेशा खड़े रहें। तो आपकी बहन को अब विदा दीजिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, अगली कहानी के लिए। तो अगली कहानी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, सावन आ रहा है तो हैप्पी सावन आप सबको लिए। और हमारी प्यारी बहनें जो अपने भाइयों के लिए राखी बांधने जाएंगे उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। आप लोगों के जीवन में आपके भाई सदा खुशियाँ बांटते रहें, यही ईश्वर आपसे मेरी प्रार्थना है। तो तब तक के लिए अपनी बहन को बाय बाय।